गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज बीए फाइनल के प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक भारत का इतिहास से स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि किस प्रकार लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था और इसमें जमींदारों के साथ सरकार ने समझौता किया। जमींदारों को भूमि का स्वामी स्वीकार कर लिया गया और एक निश्चित राशि तय कर दी गई जो उन्हें राजस्व के रूप में कृषकों से वसूल करके सरकार को देनी थी और इसे स्थायी रखा गया और इसीलिए इसे परमानेंट सेटलमेंट कहा जाता है। स्थायी बंदोबस्त के कुछ फायदे थे तो कुछ नुकसान भी। स्थायी बंदोबस्त का यदि हम सरकार के लिहाज से देखें तो सरकार को भू राजस्व के रूप में एक निश्चित राशि मिलने लगी। भू राजस्व चूंकि उनकी आय का मुख्य साधन था, अब सरकार निश्चित थी कि उसे एक निर्धारित राशि मिल रही थी। जनता के लिहाज से यदि हम देखें तो कृषकों को निश्चिंतता थी कि उन्हें पता था कि उन्हें राजस्व की रकम किसे देनी है और कब देनी है। जमींदारों की दृष्टि से अगर हम देखें तो उन्हें राजस्व वसूली की रकम के बारे में और उन्हें कब किस तिथि को सरकार को ये राशि देनी थी उन्हें पता था और इसके कारण वो निश्चिंत हुए। सरकार के लिहाज से इसके और भी फायदे हुए। पहले के जो भू राजस्व व्यवस्थाएं थी जिनमें सरकार का अतिरिक्त व्यय हो रहा था, स्थायी बंदोबस्त के कारण उस व्यय की राशि में कमी आई और अब सरकार उस राशि को कहीं और उपयोग कर सकती थी। इससे पहले की जो व्यवस्थाएं जो टेम्परेरी थी और उनके लागू करने में जो कर्मचारियों को लगाया जाता था, अब वे कर्मचारी अन्य कार्यों के लिए फ्री हो गए और उन्हें प्रशासन के कुछ और कार्यों में लगाया जा सकता था। जमींदारों के दृष्टिकोण से देखें तो उन्हें फायदा हुआ निश्चित रूप से कि उनकी आमदनी बढ़ी, उनका धन संचय होने लगा और इस राशि का उपयोग वे कहीं और इन्वेस्ट करके कर सकते थे और उन्होंने किया भी। तो जमींदारों को काफी फायदा हुआ। सरकार को एक बड़ा फायदा और हुआ कि उन्हें जमींदारों के रूप में एक वफादार वर्ग मिला जो कभी नहीं चाहता था कि अंग्रेज भारत से जाए और कभी भी जब भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई विद्रोह हुआ या कोई क्रांति हुई तो यह जमींदार वर्ग हमेशा सरकार के समर्थक के रूप में खड़ा रहा। लेकिन इस स्थायी बंदोबस्त के कुछ नुकसान भी हुए। कृषकों की दृष्टि से अगर हम देखें तो कृषकों को सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि वे भूमि के मालिकाना हक से सदा के लिए वंचित हो गए। 1799 में एक अधिनियम लाया गया जिसके द्वारा जमींदारों को यह अधिकार मिला कि कोई कृषक यदि राजस्व की रकम देने में असमर्थ रहता तो जमींदार उसे कैद करवा सकता था और इस प्रकार से कृषकों की स्थिति और ज्यादा बिगड़ी। स्थायी बंदोबस्त के कारण अनुपस्थित जमींदारी प्रथा का जन्म हुआ। अनुपस्थित जमींदारी प्रथा का अर्थ है कि बहुत सारे जमींदार अपने क्षेत्र में जाकर के राजस्व वसूली नहीं करना चाहते थे और अपने प्रतिनिधियों को भेज देते थे और इस प्रकार से बहुत सारे बिचौलियों का जन्म हुआ और प्रत्येक बिचौलिया अपने फायदे के लिए कुछ राशि पहले की राशि में जोड़ देता था और इस प्रकार से जो बढ़ी हुई रकम होती थी उसका भार अल्टीमेटली किसानों पर पड़ता था। सरकार के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो सरकार को ये लगता था
कि क्योंकि राजस्व की दरें बहुत जल्दबाजी में तय की गई थी, भूमि की नाप नहीं की गई और भविष्य में उत्पादन में बढ़ोतरी होने पर या भूमि की आय बढ़ने पर सरकार के पास अब कोई जरिया नहीं था कि वो अपने राजस्व की राशि को बढ़ा सके। तो इस दृष्टि से सरकार को भी नुकसान हुआ। जमींदारों की दृष्टि से अगर हम नुकसान की बात करें तो जमींदारों में कुछ पुराने जमींदारों का वर्ग ऐसा था जो कृषकों के द्वारा राजस्व की रकम न दिए जाने पर उन पर रहम दिखाते थे और इस प्रकार से निश्चित तिथि तक राजस्व न देने पर उन्हें उनकी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। कृषकों की दृष्टि से देखें तो उन्हें नुकसान ही था, क्योंकि राजस्व की दरें काफी ज्यादा थी, उसे चुकाने के लिए उन्हें ऋण लेना पड़ता था और इस प्रकार से एक चक्र आरंभ हो गया कि हमेशा वो ऋण लेकर के ही भू राजस्व का भुगतान कर पाते थे। उन्हें भूमि की उर्वरता बढ़ाने की इच्छा होते हुए भी उनके पास में वित्तीय साधन नहीं थे। भूमि की दृष्टि से देखें तो जो नया जमींदार वर्ग था उसका सिर्फ अपनी निश्चित रकम लेने में रुचि थी और भूमि की उर्वरता बढ़ाने में उसका किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं था। स्थायी बंदोबस्त इस प्रकार से प्रत्येक वर्ग के लिए कहीं कहीं फायदेमंद था तो कहीं कहीं उसके नुकसान भी थे। और यदि हम ब्रिटिश सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सरकार को ऐसा लगा कि ये जो राजस्व की रकम है तो क्योंकि ये स्थायी हो गई थी और इसे बढ़ाने का उनके पास में कोई रास्ता नहीं था, उन्हें लगा कि दूसरे क्षेत्रों में क्यों ना कुछ और व्यवस्था लागू की जाए जिससे उन्हें भविष्य में अपनी आय बढ़ाने का मौका मिले। और इसी सोच के कारण रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्म हुआ। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त या रैयत या कृषक के साथ में किया गया समझौता। रैयतवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहले 1792 में मद्रास प्रेसिडेंसी में बारामहल जिले में लागू किया गया। यह जिला अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान से प्राप्त किया था और इस समय इसे कैप्टन रीड ने लागू किया। इस समय राजस्व की दरें कुल उपज का 1/2 रखी गई। 1820 से 1827 की अवधि में मनरो जो कि मद्रास का गवर्नर था, उसने मद्रास प्रेसिडेंसी के सभी क्षेत्रों में रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू कर दिया। रैयतवाड़ी बंदोबस्त की मुख्य विशेषताएं क्या थी? सबसे पहली बात, जैसा मैंने आरंभ में ही कहा कि सरकार का कृषकों के साथ प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित हुआ। कृषकों को भूमि का मालिक मान लिया गया। प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार को भूमि का स्वामी स्वीकार कर लिया गया। कृषक को अपनी जमीन सबलेट करने, उसे बेचने का, गिरवी रखने का अधिकार प्राप्त था।
भू राजस्व की दरों का जहां तक प्रश्न है, उसे आरंभ में 1/2 रखा गया, कुल उपज का 1/2 रखा गया, बाद में उसे 1/3 कर दिया गया। भू राजस्व की दरों के निर्धारण के लिए भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण किया गया और पिछले वर्षों का जो औसत उत्पादन था उसके आधार पर जो अनाज का मूल्य था उसे आंका गया और उसके आधार पर फिर राजस्व की दरें तय की गई। इसे 30 वर्ष के लिए लागू कर दिया गया। तो इस प्रकार रेतवाड़ी व्यवस्था या रेतवाड़ी बंदोबस्त जो है स्थायी बंदोबस्त से काफी डिफरेंट दिखता है। स्थायी बंदोबस्त में जहां जमींदार के साथ समझौता हुआ, रेतवाड़ी बंदोबस्त में सरकार ने कृषकों के साथ में समझौता किया। स्थायी बंदोबस्त में जमींदार भूमि के मालिक बने, रेतवाड़ी बंदोबस्त में कृषक भूमि का मालिक था। स्थायी बंदोबस्त में राजस्व की दरें एक बार के लिए जो तय हो गई वो स्थायी रही, लेकिन रेतवाड़ी बंदोबस्त में इन राजस्व की दरों को बढ़ाने की गुंजाइश रही। तो रेतवाड़ी बंदोबस्त जो है वो अनेक दृष्टि से फायदेमंद भी था और नुकसानदायक। और यहाँ एक बात और कि रेतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास के अलावा बंबई में भी इसे लागू किया गया। बंबई में एल्फिंस्टन गवर्नर रहा था 1819 से 1827 के मध्य। और बंबई के वो कुछ क्षेत्र जो कि पेशवा से प्राप्त हुए थे, वहां उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था को लागू करने का प्रयास किया। और कुछ अधिकारियों के भी नाम आते हैं जिन्हें सर्वेक्षण अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से नाम आता है विनगेट का, जिसे सर्वेक्षक अधीक्षक नियुक्त किया था। भूमि का सर्वेक्षण किया गया और पिछले वर्षों का जो उत्पादन था उसके आधार पर भू राजस्व की दरें तय की गई। और यहां पर कुल जो राशि थी या भू राजस्व की जो दरें थी लगभग 55% रखी गई, कुल उपज का 55%। तो बंबई में भी इसे लागू किया गया। बाद में समय समय पर सर्वेक्षण किया जाता था। एक निश्चित अवधि जब समाप्त हो जाती थी, सर्वेक्षण करके फिर से राजस्व की दरें तय की जाती थी और वो दरें पहले की तुलना में हमेशा बढ़ी हुई होती। अमेरिका के गृह युद्ध के समय जबकि कपास की दरों में बढ़ोतरी हुई, उस समय सरकार ने राजस्व की दरों को 66% से 100% तक भी बढ़ाया। और इस प्रकार से कृषकों की जो स्थिति हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो दिनों दिन गिरती जा रही थी। रेतवाड़ी व्यवस्था के यदि हम फायदों की बात करें तो कृषक की दृष्टि से उसे सबसे बड़ा फायदा ये था कि उसका सरकार से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हुआ। दूसरा बड़ा फायदा कि जब तक वो राजस्व देता रहता वो भूमि का मालिक था, यानी राजस्व की रकम देने तक वो जमीन का मालिक बना रहेगा। इसे हम अगर कृषकों के लिहाज से और देखें तो उसे मन में एक सुरक्षा की भावना भी आई कि एक लंबी अवधि तक चूंकि इसे तय किया गया था तो राजस्व की दरें उस निश्चित तिथि तक तो बढ़ाई नहीं जा सकती। सरकार की दृष्टि से उन्हें फायदा था कि वे भविष्य में इस राशि को बढ़ा सकते। इस रेतवाड़ी व्यवस्था के कुछ दोष भी थे। सरकार की दृष्टि से अगर देखें
तो सरकार के प्रशासनिक कार्यभार में बढ़ोतरी हुई, उन्हें कर्मचारियों की नियुक्ति इस कार्य के लिए करनी पड़ी। भूमि का सर्वेक्षण कार्य के लिए उन्हें कर्मचारियों की आवश्यकता थी। प्रशासनिक कार्यभार भी बढ़ा और उनके खर्चे भी बढ़े। प्रशासन में भ्रष्टाचार भी बढ़ा। और ये भ्रष्टाचार कब होता था? जबकि सर्वेक्षण करके भूमि की उपज का आकलन किया जाता था और उस समय रिश्वत लेकर के उत्पादन को क्षमता से अधिक बता दिया जाता था और उससे भू राजस्व की दरें अधिक तय हो जाती थी। लेकिन अल्टीमेटली इसका नुकसान किसको होता था? किसानों को। किसानों को इसका इतना अधिक नुकसान हुआ कि भू राजस्व की दरें, जो कि जिनका रेशो दिख रहा है, परसेंटेज दिख रहा है कि वो इतना अधिक था कि किसान उसे चुकाने में असमर्थ थे और वो साहूकारों से बराबर ऋण लेते रहते थे। और सरकार राजस्व न देने की स्थिति में उनकी जमीन जब्त कर लेती थी और फिर वो साहूकारों को ही बेच दी जाती थी। तो इस प्रकार से कृषक ऋणग्रस्तता के जाल में फंसते चले गए और उन्हें अपनी जमीन छोड़नी पड़ी और जमीन कई बार बिना जोते हुए ही रहती थी। अकाल की स्थिति में भी उन्हें इससे छुटकारा नहीं था, उन्हें भू राजस्व तो देना ही था। इसके अलावा एक बड़ा दोष इस व्यवस्था का कि राजस्व वसूली के समय कृषकों पर बहुत अधिक अत्याचार किया जाता था। उन्हें भूखा रखा जाता था, उनके घुटनों पर मोड़ करके ईंटें बांध दी जाती थी, उन्हें कुबड़ा बना करके बांध दिया जाता था। और इस प्रकार के अत्याचार जो कि अवर्णनीय है, या ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार द्वारा कृषकों पर राजस्व वसूली के लिए जो अत्याचार किए गए, उनके कारण ये कृषक बाध्य हो गए कि वे अपनी जमीन छोड़ दें या वो जमीन छोड़ करके जंगलों में जा करके डाकू बनने के लिए भी विवश हो गए। और इस प्रकार ये दोनों ही जो राजस्व पद्धतियां हैं, इसमें सरकार का एक ही मकसद था कि उन्हें अधिक से अधिक राजस्व मिले। सरकार को फायदे हुए, जमींदारों कृषकों को भी फायदा हुआ, लेकिन अल्टीमेटली सबसे ज्यादा नुकसान कृषकों का हुआ। और इस प्रकार से भारत की जो एक रूरल इकोनॉमी थी, जिसका बेस कृषि था, उसका विखंडन होना आरंभ हो गया।